हेलो दोस्तों, मैं गौरव शर्मा गौरव भैया क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आपके संविधान टॉपिक से मैं आपकी 4 क्लासें करा चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बताया संविधान की कैसे मंजूरी मिली बनाने की, कैसे वो हमने बनाया, कहां से उसके लिए चीजें चुराई गई या लाए गए, समितियों के अध्यक्ष कौन थे। अब मैं बात कर रहा हूं जब संविधान बन गया उसके बाद की। अब संविधान बिल्कुल रेडी है, संविधान बिल्कुल रेडी है। अब हम आगे की बात समझना चाहते हैं, तो जरा समझिए। अब संविधान बना, संविधान बनने के बाद दुनिया की कोई भी किताब बनी हो, आप देखना, कोई सी भी किताब उठाना, मैथ की किताब या रीजनिंग की किताब, तो उसमें सबसे पहले लिखा होगा उसका नाम। तो हमारी किताब पे भी लिखा हुआ है भारत का संविधान। हम एक ऐसी किताब पढ़ रहे हैं जो हमारे देश को चलाती है। तो आप समझिए, पहली बात हम क्या पढ़ रहे हैं, किताब, एक वैधानिक पुस्तक, एक वैधानिक पुस्तक। और कौन सी पुस्तक? जो एक देश को चलाती है, जो एक देश को चलाती है। इस पुस्तक को 4 टुकड़े में तोड़िए। आप किसी भी पुस्तक को देखेंगे तो वो 4 टुकड़ों में। पहला, उसका नाम, हमारे संविधान का नाम क्या? भारत का संविधान। उसके बाद प्रस्तावना, कि आखिर उस बुक का उद्देश्य क्या है। तो प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं, प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं। उसके बाद होता है हर किताब का इंडेक्स। तो हमारे पास भी इस किताब में है इंडेक्स, जिसे हम कहते हैं अनुसूची। आपकी किताबों में ये होता विषय सूची के नाम से, संविधान में किस नाम से? अनुसूची के नाम से। फिर होता है भाग, फिर होता है भाग। तो भाग क्या है ये समझिए आप, चैप्टर के नाम है। ये क्या है? चैप्टर के नाम। और फिर चैप्टर के अंदर, फिर चैप्टर के अंदर। तो धीरे धीरे मैं आपको स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले प्रस्तावना पढ़ाता हूं, आखिर संविधान बनाने का उद्देश्य क्या, वो वाली चीज में आप देखिए जरा। उद्देशिका में प्रस्तावना के ऊपर बहुत बार विवाद रहा है, आप इस विवाद को समझिए पहले। प्रस्तावना को केशवानंद भारती वाद 1960 में, जैसे आज भी अगर आप कोई किताब पढ़ते हो उसके पहले पेज पे ही होता प्रस्तावना। ये किताब एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, बैंक के लिए, फलाना फलाना पेपर के लिए बहुत बहुत उपयोगी है। लेकिन क्या हम उसे पढ़ते हैं? नहीं, हम सीधा देखते हैं अंदर का मटेरियल। तो ये वही चीज है प्रस्तावना। तो हमने यहां पे क्या हुआ, बेरुबारी वाद में 1960 में हमने इसे, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान का अंग नहीं माना, अंग नहीं माना। अब आप ये क्या, मैं क्या कह रहा हूं ये समझिए जरा, अंग नहीं माना या माना। संविधान के अंदर, इस किताब के अंदर कभी भी अगर कोई चीज हमें जोड़नी पड़ेगी या हटानी पड़ेगी तो वो काम कर सकता संसद, वो काम कर सकता संसद। तो अगर आपसे कभी पेपर में क्वेश्चन आ जाए संविधान के में संशोधन कौन कर सकता है, तो संसद। यानी कि जो हमने किताब बनाई, उस किताब की किसी लाइन को हमें लगा ये गलत है, ये अब आज की जरूरत के हिसाब से सही नहीं है, उसे काट के खत्म करना है या कोई नई लाइन जोड़नी है, तो वो काम कौन कर सकता है इस किताब में? संसद। और इस किताब की रक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। संविधान का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑप्शन में नहीं होगा तो न्यायपालिका। और संविधान में करेक्शन कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं प्रस्तावना पाठ। तो इसी बात से आप समझिए जरा, प्रस्तावना को बेरुबारी वाद में संविधान का अंग नहीं माना गया। जब बेटा संविधान का अंग ही नहीं माना गया तो क्या संसद इसमें करेक्शन कर सकता? नहीं कर सकता, क्योंकि संविधान में करेक्शन कौन कर सकता? संसद। अब ये संसद का अंग ही नहीं है तो इसमें करेक्शन नहीं कर सकता। तो प्रस्तावना को संविधान का अंग कब माना गया? 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में। ठीक है, तो केशवानंद भारती विवाद था 1973 में। केशवानंद भारती विवाद कब था? 1973 में। केशवानंद भारती विवाद कब था? 1973 में। बेरुबारी विवाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में उद्देशिका को संविधान का अभिन्न अंग माना। जैसे ही अंग मानोगे तो संसद को क्या अधिकार मिल जाएगा? प्रस्तावना में करेक्शन करने का अधिकार मिल जाएगा। अर्थात संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, मगर मूल ढांचे को छोड़कर। मूल ढांचे की परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी यहां पे कहते हुए, लेकिन उसने फिर भी इशारा किया जिससे भारत की एकता और अखंडता पे कोई प्रभाव ना पड़े, उसे छोड़कर संसद संविधान के सभी हिस्सों में करेक्शन कर सकता है, सभी हिस्सों में संशोधन कर सकता है। यह संशोधन वर्ड क्या है? इस किताब में कोई भी नई चीज जोड़ना या पुरानी चीज हटाना, उसे कह देंगे, क्या कहेंगे? करेक्शन। और उसे हिंदी में कह दिया गया संशोधन। उसे हिंदी में क्या कह दिया गया? संशोधन। तो किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना? बेरुबारी वाद में। ठीक है, उद्देश्य, इन्होंने एक बात कही, उद्देशिका संविधान का प्रेरणा स्रोत है।
यानी कि उद्देशिका से ही संविधान को प्रेरणा मिलती है, लेकिन अंग नहीं है। यह संविधान निर्माताओं के, यह की बात किसी कर रहा है, प्रस्तावना की। प्रस्तावना संविधान के निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है, यानी कि जिन्होंने संविधान बनाया उनके क्या विचार थे संविधान बनाने के पीछे, उसे जानने की कुंजी केवल प्रस्तावना। ये तीनों चीजें तो देश कैसे चलेगा ये बताती है, किसको कितनी सैलरी, कौन राजा बनेगा, कौन क्या करेगा, ये सारी चीजें ये करती है। ये केवल बताता है विचारों को जानना। जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो, यानी कि एक ही बात के दो दो अर्थ निकलने हो, उस कंडीशन में सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या कर सकता। कौन कर सकता? संविधान की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय कर सकता। लेकिन जहां भाषा विवादित है या संदिग्ध है या अस्पष्ट है, वहां पर हम प्रस्तावना के पीछे छुपी हुई भावना को समझकर हम ये पता लगा सकते हैं कि आखिर वो क्या कहना चाहते थे संविधान बनाने वाले, यानी कि उनकी सोच क्या थी इसके पीछे। तो किसमें अंग नहीं माना? बेरोजगारी में। लेकिन साथ में ये भी बताया कि ये क्या है, प्रस्तावना जो है संविधान निर्माता के विचारों को जानने की कुंजी है, और जहां भाषा संदिग्ध हो वहां इसकी मदद ली जा सकती है। और अंग कब माना? केशवानंद भारती मामले में अंग माना तो हम संशोधन कर सकते हैं। तो प्रस्तावना में आज तक एक ही करेक्शन हुआ बेटा, संविधान में बहुत सारे हो गए, 100 प्लस जा चुके हैं, ठीक है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि प्रस्तावना में आज तक केवल एक संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में केवल कितने संशोधन हुए हैं? केवल एक। प्रस्तावना में कितने संशोधन हुए हैं? केवल एक, ठीक है। और कब हुआ? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976। प्रस्तावना में अब तक कितने संशोधन हुए? तो प्रस्तावना में केवल एक संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976। और इसमें 3 शब्द जोड़े गए। वो 3 शब्द कौन कौन से हैं? प्रस्तावना में जोड़े गए समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो किस तरीके से जरा जोड़ने के बाद बना, ये 3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछे गए बेटा कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया। तो 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवाद, पंथनिरपेक्ष। समाज किस पथ पे चलेगा? पंथ से बन गया समाज किस पथ पे चलेगा, और वो कैसे अखंड रहेगा, एक रहेगा, एकता और अखंडता, ठीक है। इससे पहले एकता है लिखा हुआ, लेकिन जो मैंने 3 शब्द बताए जोड़े गए शब्द बताए। अब वो कैसे प्रस्तावना हमारी बनती है जरा देखिए। हम भारत के लोग, पहले से ट्रिक से याद कर लेते, समाज के लोग जिस पथ पे चलेंगे वहां पे क्या, एकता और अखंडता बनाए रखेंगे। प्रस्तावना के पहले वर्ड क्या, हम भारत के लोग, इतने कोई रुकते हैं। अगर यहां से बात पूछ ले हम भारत के लोग, इसका मतलब क्या है? देखो, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, संविधान की आत्मा। तो मैं जरा क्यों कह रहा हूं ऐसा, हम भारत के लोग, इसका मतलब क्या, भारत का संविधान हम भारत के लोगों ने बनाया है। इसका मतलब क्या है, भारत का संविधान हमने बनाया है। हमने मतलब भारत के लोगों ने, किसी एक ने नहीं, भारत के लोग ने। ये पहली लाइन कहती है, ठीक है। प्रस्तावना पे किसकी झलक है? 2 चीजों की झलक है बेटा। प्रस्तावना पर हमने ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना बनाने की कोशिश करी गई है। दूसरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उद्देश्य से प्रस्ताव लाए थे, उस उद्देश्य प्रस्ताव से भी इसमें प्रेरणा मिलती है कि आखिर हम जनता के लिए क्या करना चाहते हैं, तो उसकी झलक भी प्रस्तावना में मिलती है। तो प्रस्तावना किस चीज से प्रभावित है? ऑस्ट्रेलिया से, और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो लाए उद्देश्य प्रस्ताव, उससे प्रभावित है। हम भारत के लोग, इसका मतलब भारत के जनता ने संविधान बनाया। एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब एक बिल्कुल मुट्ठीबंद, मतलब टुकड़े ना होने वाला देश। समाजवादी मतलब समाज के साथ रहकर चलने वाला, ठीक है। पंथ निरपेक्ष मतलब धर्म निरपेक्ष, यानी कि किसी भी धर्म को ना मानने वाला। ऐसा कैसे हो सकता है? यानी कि सभी धर्मों को मानने वाला। इसका मतलब क्या निकला? सभी धर्मों को मानने वाला। लोकतांत्रिक की जगह गणतंत्र भी इस्तेमाल हो सकता है शब्द, यानी कि गणतंत्र, जनता का तंत्र। गणतंत्र का मतलब क्या? जहां का राजा वंशानुगत ना हो, वोट द्वारा चुना जाता हो। तो लोकतांत्रिक मतलब जनता द्वारा चुना गया राजा। सामाजिक, ऐसे उन्हें गणतंत्र राज्य बनाने के लिए हमने क्या करा? समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार दिए। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय दिया। विचार दिए उन्हें कि अपने विचारों से आप स्वतंत्र हो। अभिव्यक्ति की आजादी दी, विश्वास दिया उन्हें, धर्म दिया, अवसर दिया, अवसर की समानता, राष्ट्र की एकता और अखंडता। ये शब्द यहां पे जुड़ा, एकता और अखंडता। ये अखंडता बाद में जोड़ा गया, ये अखंडता बाद में। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मैंने बताया समाजवाद बाद में जोड़ा गया, पंथनिरपेक्ष बाद में जोड़ा गया, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे प्रस्तावना से इतने क्वेश्चन आपके लिए सफिशिएंट है मेरे हिसाब से।
ठीक है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान बनाने वालों के विचारों की जानने की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना जो है, इसी से हमें इन वर्डों का आपसे कह सकता राजनीतिक न्याय की जो हमें अधिकार है वो कहां से दिखता है, हमें प्रस्तावना में दिखता है। आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, ये सारी चीजें हमें कौन देता है, प्रस्तावना देता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इससे अगली वीडियो किस चीज की आएगी बेटा, अनुसूची की। तो आप 5 मिनट का वेट करिए, उसके बाद आपको एक नई वीडियो और मिलती है अनुसूची। धन्यवाद।